हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो आज का ये मेरा टॉपिक रहेगा। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सर्जरी टू द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इज द प्री ऑपरेटिव पीरियड्स। मीन्स इसमें कहा है जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर एडमिट हुआ, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर फॉर सर्जरी के लिए डिस्चार्ज होने तक उसे जो केयर प्रोवाइड की जाती है, मतलब जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद उसे जो केयर प्रोवाइड की गई उसे हम प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव में काउंट करते हैं। इट इंक्लूड्स केयर ऑफ पेशेंट्स पीरियड टू सर्जरी इन प्री ऑपरेटिव फेज, ड्यूरिंग सर्जरी एंड देन इन पोस्ट ऑपरेटिव फेज। मतलब कहा है कि इसमें जब पेशेंट की सर्जरी होती है, जो पेशेंट के लिए जो केयर प्रोवाइड होती है वो 3 फेज में की जाती है। प्री ऑपरेटिव फेज, सेकेंड आता है ड्यूरिंग सर्जरी, थर्ड आता है पोस्ट ऑपरेटिव। ये तीनों इन्हीं में ही इंक्लूड होता है। तो जैसे प्री ऑपरेटिव फेज में क्या करते हैं, मीन्स जो ऑपरेशन से पहले केयर प्रोवाइड की जाती है उसे प्री ऑपरेटिव कहते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग ऑपरेशन के में हो रहा है उस टाइम पे, और जब ऑपरेशन होने के बाद में जो प्रोसीजर होने के ठीक है बाद में जो की जाती है उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहा जाता है। राइट। तो इसमें आता है प्री ऑपरेटिव केयर। तो इसमें क्या कहा गया, प्री ऑपरेटिव फेज इज द पीरियड इन विच पेशेंट is to be prepared both emotionally and physically for surgery. There are specific principles which must be followed during phase. मीन्स इसमें कहा है जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसको प्रिपेयर किया जाता है इमोशनली भी और फिजिकली। किसके लिए? सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्री ऑपरेटिव फेज कहलाता है। एक तरह से प्री ऑपरेटिव फेज कहते हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट की सर्जरी हुई, मान लो इमोशनली है, वो प्रिपेयर नहीं, मेंटली प्रिपेयर नहीं, पेशेंट के माइंड में ये चल रहा होता है कि सर्जरी के टाइम पर अगर उसे कुछ हो गया तो उस टाइम पर क्या होगा, इस टाइप की उसके माइंड में थिंकिंग रखता है। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस टाइम पर पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती। ऐसे पेशेंट की अगर सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाने पर पेशेंट का बीपी डाउन हो सकता है कि वाइटल साइन में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस टाइप की कंडीशन हो सकती है। फिजिकली अगर प्रिपेयर नहीं है या रेडी ही नहीं है तो उस पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती। सर्जरी के लिए क्या है, फिजिकली इमोशनली दोनों ही प्रिपेयर करनी पड़ती है। राइट। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इमोशनल प्रिपरेशंस इन प्री ऑपरेटिव फेज। मीन्स इस स्टेज में कौन कौन से फेज हैं जिसे यूज की जाती है, कि क्या सिद्धांत है इमोशनली प्रिपरेशंस करने के लिए, इमोशनली प्रिपेयर करने के लिए। इमोशनली प्रिपेयर करने के लिए पेशेंट को, मान लो पेशेंट को ऑपरेशन के लिए जाना है तो उससे पहले मेंटल प्रिपेयर करना होता है। तो किस तरह से किया जाता है, क्या क्या चेक करना होता है, तो इसमें क्या प्रिंसिपल देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है असेस द करेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट। पहले तो उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे करेक्ट ये असेस करना होता है कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई भी रिस्क ना हो, कोई सर्जिकल रिस्क ना हो। इस कारण से सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को असेस करना है। सेकंड है एक्सप्लेन डिटेल अबाउट एवरी एस्पेक्ट फॉर सर्जरी। आपको पेशेंट की सर्जरी शुरू करने से पहले पूरी डिटेल देखनी है, एक्सप्लेन करनी है पेशेंट को भी और पेशेंट की फैमिली को भी। जो भी सर्जरी हो रही है उसके बारे में बताना है, किस वजह से सर्जरी हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पेशेंट और जो उसके पेरेंट्स से, ठीक है, उसके फैमिली को भी एक्सप्लेन करना है कि वो जो पेशेंट है और जो पेशेंट के जो पेरेंट्स है वो समझ सकें कि किस वजह से हो रहा है, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ फियर रिलेटेड टू सर्जरी। अगर कोई पेशेंट सर्जरी से डर रहा है, ठीक है, तो उस पेशेंट को आपको क्या करना है, उस डर को दूर करना है, उसे आपको मैनेजमेंट करना है, उसे रिड्यूस करना है। राइट। उसके डर को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करना है। उसके पेरेंट्स के साथ किस तरह से डील करनी है और बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है कि जो पेशेंट है या बच्चा है उसका जो डर है ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। उन्हें मैनेजमेंट करना है, प्लान करना है कि कोई भी चीज़ को, फियर को रिड्यूस
को सर्जरी कैसे मतलब किया जाता है, सर्जरी से पहले जो उसे डर लग रहा है और उसके डर को दूर करना है, उसे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना है, उस डर को निकालना है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी गिव अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब देयर रिएक्शंस एंड फीलिंग्स। मतलब इसमें कहा गया है पेशेंट को, ठीक है, जो उसके पेरेंट्स और जो चाइल्ड है अपॉर्चुनिटी देनी है उन्हें, ठीक है, कि उन्हें हर चीज़ को बोलने की अपॉर्चुनिटी हो, आप बात करें, जो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात है, जो भी रिएक्शन है, जो भी फीलिंग है, वो आप बताएं। कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो उसे बताएं, उन्हें एनकरेजमेंट हो या अपॉर्चुनिटी हो, जो आप अपनी बात कह सकें, आपकी फीलिंग क्या है बता सकें, उस टाइम पर इमोशनली प्रिपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नर्सेस शुड बी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल वाइल आंसरिंग एंड क्वेश्चंस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जब पेरेंट्स और चाइल्ड कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो नर्स से ट्रूथफुली और ईमानदारी उसे बता देना चाहिए, सच्चाई से उस क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए, कि किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी सर्जरी होनी है उसके बारे में ट्रुथफुल बता देना चाहिए, क्या कंडीशन है और किस वजह से सर्जरी की जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेशेंट की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं और उसे कुछ पता भी नहीं चला कि सर्जरी क्यों की जा रही है। ये सब के बारे में पेशेंट को बताना चाहिए। जो भी आंसर देना है वो ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुल बताना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है, दी पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी ओरिएंटेड टू द रिकवरी रूम, ठीक है। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड एंड द इक्विपमेंट दे देर एज द चाइल्ड विल बी केप्ट देयर आफ्टर सर्जरी। मीन्स इसमें कहा गया है कि पेरेंट्स को और बच्चे को, आपको जब ऑपरेशन होने से पहले आपको क्या करना है, आपको चाइल्ड और जो पेशेंट है और जो पेरेंट्स है उसको बताना है कि ये आपका वार्ड है, इसके अंदर इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो उस चीज़ से अवेयर हो जाए। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद आपको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, आपको जो प्रॉपरली केयर प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर सर्जरी के बाद, जो भी है उसे आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो डरे नहीं कि मुझे दूसरे रूम में क्यों शिफ्ट किया गया। तो इन सब से पहले आपको सब कुछ चाइल्ड और जो उसके पेरेंट्स हैं उनको बता देना है, ताकि डरे नहीं। चाइल्ड को पहले से अवेयर करा देना चाहिए ताकि चाइल्ड और पेशेंट डरे नहीं, आपको रिकवर किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको केयर प्रोवाइड करके ठीक किया जाए। इसलिए पेशेंट को इन सब प्रोसीजर के बारे में बता देना चाहिए, राइट। तो इसमें नेक्स्ट आता है, जैसे इन्होंने बताया, दी पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर डिस्चार्ज इन प्री ऑपरेटिव पीरियड्स। आप जो पेरेंट्स और चाइल्ड को प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, चाइल्ड और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है डिस्चार्ज इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड के बारे में बता देना है कि आप डिस्चार्ज कब होंगे, उसके बारे में जो भी प्लान है, जो भी प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह से किया है, वो सब कुछ बता देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इसमें आता है, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम एंड पेशेंट विल इंश्योर द पेशेंट इज वेल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू अंडरगो सर्जरी। आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए पेशेंट के साथ और चाइल्ड के साथ, और जो उसके पेरेंट्स के साथ भी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जितने भी पेशेंट के मेंबर हैं उनके साथ गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और हेल्थ केयर टीम के साथ भी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और पेशेंट को भी यानी कि श्योर हो जाए, ताकि पेशेंट सर्जरी के लिए रेडी हो जाए, ताकि पेशेंट की सर्जरी सही हो जाए। इससे पेशेंट को इमोशनली प्रिपेयर करना है, राइट। तो इमोशनली प्रिपेयर करने के लिए उसे साइकोलॉजिकल आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, उसके रिएक्शन बताना है, उसकी सर्जरी के बारे में बताना है, कोई भी आंसर उसे क्लीन बताना है, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में भी आपको बता रहे हैं, उसका जो डर था, इमोशन था या फीलिंग थी, वो सब बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अगर पेशेंट की कोई सर्जरी करने के लिए ले जाना चाहते हैं तो उसमें क्या है, वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, जो भी इक्विपमेंट है उनके बारे में नर्स को जो है उसे बता देना चाहिए, नर्स को उसको पूरी डिटेल बतानी चाहिए कि ये जो इक्विपमेंट है जो यूज़ किया जाएगा,
तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसका जो डर है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इस क्या है, उसे शेयर कर सकते हैं, उसे पता होना चाहिए कि क्या क्या इक्विपमेंट है और वार्ड में क्यों शिफ्ट किया है। इससे आसान हो जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्री ऑपरेटिव फेज में होता है। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकली प्रिपरेशंस इन प्री ऑपरेटिव फेज। मतलब इसमें कहा गया है, जैसे आप यानी कि फिजिकली प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, इसमें हम देखेंगे। एनीमा इज टू एडमिनिस्ट्रेटेड द राइट बिफोर सर्जरी इफ ऑर्डर्स। यानी कि कहा है कि इसमें अगर डॉक्टर का ऑर्डर है कि सर्जरी से पहले एनीमा लगाना है तो उसे एनीमा एडमिनिस्ट्रेटेड किया करना है। ठीक है, ये जो फिजिकली जो प्लान बनाया होता है, ठीक है, वो क्या करता है, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको देखना है। नेक्स्ट इसमें आता है फॉलो द फिजिशियन ऑर्डर फॉर डाइट एंड यूजली पेशेंट आर टू बी केप्ट एनपीओ फ्रॉम एंड मिडनाइट ऑनवर्ड। जैसे इसमें कहा है कि आपको फिजिशियन का ऑर्डर डाइट फॉलो करना है, और मोस्टली क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनको एनपीओ रात को जो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर कल को यानी कि जैसे इसमें कहा गया है, जैसे कल सर्जरी होती है तो आज रात से ही पेशेंट का खाना पीना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों, कोई भी यानी कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और इसमें जो असेस पेरेंट निकल जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन में आपको क्या है बता देना चाहिए। राइट, यानी कि माउथ से जो कुछ भी नहीं देना होता है, ओनली फॉर फ्लूइड शुरू कर दिया जाता है। ये सब फिजिशियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो ऑपरेशन होता है उसमें हैवी जो डाइट होती है बिल्कुल बंद कर दी जाती है, इसमें सिर्फ फ्लूइड दे दिया जाता है। अगर हैवी डाइट रहेगा तो उसके माउथ के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें बाहर निकलवा दी जाती है ताकि ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए जो डॉक्टर होते हैं सर्जरी से पहले उनको लिक्विड का बताते हैं कि आपको लिक्विड ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है बाथ शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इन द मॉर्निंग टू मेक द स्किन फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि चाइल्ड को प्रॉपरली बात कराना है, क्यों, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी इन्फेक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, उससे आगे के लिए कोई रिस्क ना हो। नेक्स्ट आता है इसमें मेक द चाइल्ड वियर क्लीन हॉस्पिटल ग्रो आफ्टर बाथ। आफ्टर बाथ के बाद जो क्लीन और ऑटो बाथ वाला जो स्टरलाइजेशन वाला जो गाउन है वो पेशेंट को पहनाना है, वो गाउन क्लीन हो, जो हॉस्पिटल की इसमें के यूनिफॉर्म है वो गाउन पहनना है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल कंसेंट मस्ट बी साइन बाय द, इसमें है गार्जियंस फॉर द चाइल्ड। आपको लीगल कंसेंटेंट करवा लेना है, ये जरूर करवाना है गार्जियन से, और कुछ भी रिस्क हो सकता है आपको गार्जियन से कंसल्ट कर लेना है जब भी वो राजी है या नहीं है इस सर्जरी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल लेबोरेटरी रिपोर्ट शुड बी अटैच टू द पेशेंट फाइल एंड सेंड द पेशेंट टू द ओटी। मीन्स इसमें कहा गया है कि जितनी भी लेबोरेटरी रिपोर्ट है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो फाइल के साथ अटैचमेंट करके हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में सेंड कर देनी चाहिए। इससे डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन चेक कर सके ठीक है या नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट रेडी है या नहीं है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है वाइटल साइन शुड बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड पेशेंट फाइल। यानी कि पेशेंट के रिकॉर्ड में वाइटल साइन चेक करना है। इससे पेशेंट के वाइटल साइन चेक करना होता है कि उसमें लिखा होता है कि वाइटल साइन ठीक है या नहीं है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बिफोर द सर्जरी। राइट, नेक्स्ट इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से पहले मेडिकेशन प्रोवाइड करानी है तो उनको देना जरूरी है। सेंड द चाइल्ड टू द ओटी विद आइडेंटिफिकेशंस बैंड टाइट एंड वेस्ट प्रिवेंट एनी फॉल्ट इन आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का यानी कि इसमें कहा गया है कि पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधना जरूरी है। जब भी पेशेंट ओटी में जाएगा तो उसे बैंड के अकॉर्डिंग क्या कर सकेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा, कि आइडेंटिफिकेशन कर सकेगा ये पेशेंट राइट है, इसकी एज है, उसे कम्युनिकेशन जो है पूछ सकते हैं, और उस कंडीशन में बैंड बांधना जरूरी है। फिजिकली प्रिपरेशन होता है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव फेज में। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें आता है टर्निंग। टर्निंग जो बेड मैनेटरिंग है वो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को मैनेटरिंग करने के लिए पेशेंट को टर्निंग दी बेड अर्ली में हेल्प करना चाहिए।
मैंडेटरी का ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या कराना है, मैंडेटरी कराना है, राइट। तो इसमें आता है कफिंग, जो कफिंग जमा हुआ है वो ब्रीथ कर सके उस टाइम पर ठीक नहीं है, उसे एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइज कराना जरूरी है, ठीक है। इससे क्या है, पेशेंट को रिलीफ मिल सके, कोई भी सर्कुलेशन उसे डीप ब्रीथिंग कराना जरूरी है, जो भी निमोनिया है। इसमें आता है लिम्फ ब्रीथ भी हो सकती है, और इसमें एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि निमोनिया की कंडीशन नहीं होती और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सर्जरी causes psychological stress on the body. The principles of safe and effective post-operative care include recognizing hypovolemia and maintaining fluid and balance। यानी कि इसमें कहा गया है अगर सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो पेशेंट को केयर कैसे प्रोवाइड करनी है। सर्जरी जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस सर्कुलेशन जो चल रहा है और फिजिकली फंक्शन जो चल रहा है उससे क्या होता है, एबनॉर्मली ज़्यादा होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ऑपरेशन के बाद फंक्शन डिस्टर्ब होने के चांस ज़्यादा होने के रिस्क हो सकते हैं। इस प्रिंसिपल में आप क्या क्या केयर प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरह से फिजियोलॉजिकल जो मेंटली हो रहा है और उसके अंदर जो हाइपोवोलेमिया, मेंटल फ्लूइड्स एंड बैलेंस कंडीशन जो हो सकती है। तो इसमें है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि इमीडिएट का मतलब होता है कि जैसे ही ऑपरेशन जो पेशेंट का होता है यानी कि वहाँ से आता है तो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करना होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है एन ऑपरेशंस बेड शुड बी कीप्ड रेडी टू रिसीव द पेशेंट आफ्टर सर्जरी, कि आपको ऑपरेशन में क्या करना है, आपको पहले से रेडी रखना है कि पेशेंट आने वाला है, सर्जरी होगी, बेड तैयार करना है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इसमें आता है एज सुन एज द पेशेंट इज शिफ्टेड रिकवरी रूम मॉनिटर एंड द इंडिकेटर्स ऑफ। तो इसमें यानी कि कहा कि जितना जल्दी हो सके पेशेंट जैसे ही रिकवर रूम से शिफ्ट होता है उसका मॉनिटर करना है, यानी कि आपको उसको देखना है कि उसका ब्लड प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है या नहीं है, टेम्परेचर्स ठीक है या नहीं, फीवर भी आपको चेक करना है, वाइटल साइन प्रॉपरली चेक करना है ठीक है या नहीं। ये सब देखना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी रिकवरी रूम में लाने पर वाइटल साइन चेक करना जरूरी है, ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है मेंटेन पेशेंट एयरवे बाय कीपिंग अ चाइल्ड इनसाइड लेइंग पोजीशंस। आपको एयरवेज चेक कर लेना है, बच्चों की साइड लेइंग पोजीशन चेक कर लेना है ठीक है या नहीं है। इफ़ इट रिक्वायर्ड सेक्शन एयरवे टू रिमूव द सिक्रेशंस, आपको सिक्रेशंस देखना है यानी कि कर लेना है जो भी सिक्रेशन से रिमूव कर सके जिससे बच्चा ये पेशेंट इसमें क्या एस्पेरेट ना हो, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड पोस्ट ऑपरेट पीरियड एसेंशियल टू इंश्योर एक्यूकेट एंड हाइड्रेशंस ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको क्या करना है, आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, पोस्ट ऑपरेटिव एसेंशियल टू इंश्योर इक्विवेट एंड हाइड्रेशंस ऑफ द बॉडी, ताकि हाइड्रेशंस कंडीशन ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इससे जिससे आपको डिहाइड्रेशन कंडीशन ना हो, जिससे आपको फ्लूइड की कमी ना हो, आपको क्या करना है, फ्लूइड कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट इसके बाद आता है मेंटेन इनटेक द आउटपुट चार्ट, यानी कि आपको इनका आउटपुट चार्ट और मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट इसके बाद है रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट एनी इंजरी, यानी कि इसमें कहा है कि आपको क्या करना है, बच्चे को रिस्ट्रेन करना है कि कोई इंजरी ना हो। अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर आकर बोलता है या लिख कर देता है तो रिस्ट्रेंस कर सकता है। अगर इसमें के परमिशन है तो रिस्ट्रेंस कर सकता है। अगर साथ में ट्यूब लगी है, आईवी ट्यूब लगी है तो डिस्चार्ज यानी कि क्या करना आपको, ड्रेनेज लगी है तो आपको क्या करना, ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। उसकी क्या है, ड्रेसिंग करनी है। तो कंडीशन कैसी होती है, रिमूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चा क्या हो सकता है, बच्चे को इंजरी हो सकती है, रिस्टेंस करना ज़रूरी है। आप परमिशन लेकर रिस्टेंस कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए इंजरी को। नेक्स्ट के बाद आता है पेन फ्लोइंग सर्जरी इन इन्वेस्टिटेबल फॉर चिल्ड्रन। गुड पेन मैनेजमेंट कैन हेल्प रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि इसमें कहा है कि आप पेन मैनेजमेंट और इसमें प्रॉपरली रखना है। सर्जरी होने के बाद पेशेंट को पेन होता है, उसको मैनेजमेंट करना है कि पेन ना हो पेशेंट को। नेक्स्ट आता है चेक द ड्रेनेज ट्यूब, यानी कि जहाँ पर भी ड्रेनेज हो या लीकेज और ये ड्रेनेज, तो आपको क्या करना है, ड्रेनेज करने के लिए ट्यूब लगाई जाती है, उसे आपको चेक करना है कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, आपको चेक करते रहना है।
नेक्स्ट इसमें आता है कि पेशेंट नील पर ओरली टिल एंड रीनेस एंड इसमें है कॉन्शियसनेस, यानी कि इसमें कहा है जब तक बच्चा पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में नहीं आ जाता है तब तक उसको नील पर ओरली ही रहने देना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चा बेहोश है और आप उसको कुछ दे रहे हो ओरली, और इसमें क्या है एस ग्रेड कर गया तो बच्चे को खतरा हो सकता है। जब तक नींद ना आए तब तक बच्चा कॉन्शियस। इसके बाद नेक्स्ट आता है केयर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सर्जरी, यानी कि फर्स्ट इसमें पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। कीप मॉनिटरिंग द वाइटल साइन, कि 24 आवर्स हो गए हैं, आप सर्जरी के बाद क्या मतलब प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से केयर प्रोवाइड करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। आपको वाइटल साइन मेंटेन करके रखना है, वाइटल साइन ठीक है या नहीं है, आपको मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर हाइड्रेशन स्टेटस, इनटेक द आउटपुट ड्रेनेज फ्रॉम सर्जिकल साइट एंड लेवल द कॉन्शियसनेस, यानी कि इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि कहीं पेशेंट को हाइड्रेशंस ऑब्जर्व करना है कि कहीं हाइड्रेशन तो नहीं हो गया है। आपको इनटेक आउटपुट चेक करना है कि पेशेंट को ओरली हाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, आपको हाइड्रेशन स्टेटस चेक करना है। ठीक है, आपको इनटेक आउटपुट चेक करना करना होता है। ठीक है, इनटेक आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें आउटपुट चेक करना है और ऑब्जर्व करना है। आपको चेक करना है कि जहाँ पर ड्रेनेज लगा है आपको इसे ऑब्जर्व करना है, यानी कि जो ड्रेनेज ट्यूब लगा है उसे आपको चेक करना है, और इसमें आपको कहना उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक कर लेना है कि बच्चों को कॉन्शियस आया है या नहीं, कहीं अनकॉन्शियस तो नहीं है आफ्टर दी 24 आवर्स की सर्जरी के बाद। नेक्स्ट इसके बाद आता है administer the medications like antibodies and एग्लोसिस as the prescribed by the physician, अगर डॉक्टर के द्वारा इसमें प्रिस्क्राइब है जो मेडिकेशंस आपको एडमिनिस्ट्रेट करानी है वो एंटीबॉडीज़ और एनाकोलिसिस है या ये सभी आपको एडमिनिस्ट्रेशन करानी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ड्रेसिंग द ऑपरेटिव साइट शुड बी डन यूजिंग स्टिक एंड एसेप्टिक टेक्निक्स, यानी कि आप जो ड्रेसिंग करनी है, आपको जो ड्रेसिंग करनी है जहाँ पर भी आपको क्या करना है ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पर भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर ड्रेसिंग करनी है, एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करना है, आपको प्रॉपरली स्टरलाइजेशन एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है जिससे पेशेंट चाइल्ड को क्या है इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड का सही तरीके से आपको कहना है एडिकेट रेस्ट प्रोवाइड करना है और जो पर्सनल हाइजीन का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद है एडिकेट रेस्ट द स्लीप एंड कंफर्ट, यानी कि आपको प्रॉपरली एडिकेट रेस्ट प्रोवाइड करानी है जिससे पेशेंट को कंफर्ट देना है ताकि पेशेंट सही तरीके से रेस्ट एंड हो सके। नेक्स्ट इसके बाद आता है सिंपल नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन लाइक अर्ली, यानी कि इसमें कहा गया है कि सिंपल नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन केयर प्रोवाइड कराना है, जो केयर प्रोवाइड करानी है वो भी सिंपल एंड सोबर हो जिससे बच्चे को कोई भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है जो कि आपका है प्लान फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड टीच पेरेंट्स रिगार्डिंग होम बेस्ड केयर डाइट मेडिकेशंस एंड फ्लो अप, आपको प्लान करना है कि डिस्चार्ज के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए प्लान करके बताना है पेरेंट्स को और उसकी फैमिली को टीच करना है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाता है आपको मेडिकेशन डाइट को फॉलो करना है जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, किस तरह से केयर प्रोवाइड करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको टीच करना है। लास्ट इसमें आता है प्रोवाइड कॉम्प्लिकेट डिटेल्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर डन एंड फॉलो अप केयर टू पेरेंट्स, यानी कि आपको इसमें कम्प्लीटली डिटेल बतानी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट के बारे में आपको क्या कर सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में सब कुछ केयर के बारे में पेरेंट्स को और उसकी फैमिली को बताना है। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है उसकी पेरेंट्स को बताना है और एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको पूरा बताना है कि फैमिली को जिससे वो कंफर्ट फील कर सके, कहीं वो डरे नहीं, केयर प्रॉपरली करना है, उसके खाने पीने के बारे में पूरी डिटेल देनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पेशेंट है उनके जो फैमिली वाले हैं उनको पता नहीं होता कि खाने पीने में क्या देना है क्योंकि उनको कोई गाइडेंस ही नहीं करता, जो उनका डाइट है उनके बारे में भी नहीं बताया जाता, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो ये बोल देते हैं कि जो डॉक्टर है उन्होंने हमें कोई भी डाइट नहीं बताई, तो इसलिए नर्स जो है उन्हें जो पेशेंट है उन्हें बताना चाहिए कि आपकी जो डाइट है वो किस टाइप से लेनी है, पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है।
तो आज जो हमने किया प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, तो यहीं पर ये मेरा टॉपिक फिनिश होता है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।